तो पहले तो ग्राम वाले को ही देखते हैं, यू वाले पे बाद में आते हैं हम लोग। तो पहले देखो, अगर 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो तरीका तो वही रहेगा, वेट से मोल्स, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से एटम्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो गिवन वेट है 52 और हीलियम का मोलर मास हो जाएगा 4। हीलियम का मोलर मास 4 होता है, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 13। नंबर ऑफ मोल हमें 13 मिल गए, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स की, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है नहीं, क्योंकि एटम देखो यहाँ सीधे हम लोग एटम की बात कर रहे हैं। अब इस चीज को देखो ध्यान से समझना, वही हम पीछे समझा रहे थे कि 1 डजन बनाना का मतलब 12 बनाना ही होगा, 12 एप्पल्स नहीं होंगे। अब क्योंकि हीलियम खुद ही एक एटम है, हीलियम कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं कि इसमें बहुत सारे एटम का कॉम्बिनेशन हो, ठीक। तो जब हीलियम एक ही एटम है तो यहाँ पे अब हम मॉलिक्यूल का नंबर नहीं आएगा, अब सीधे मोल्स से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हो जाएंगे हमारे 13 into अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब सेकेंड केस को कंसीडर करते हैं। सेकेंड केस में लिखा हुआ है 52 U ऑफ हीलियम, और U होता है हमारा यूनिफाइड मास। U को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। इसको पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते थे, फिर बाद में करेक्शन करके इसको यूनिफाइड मास बोलने लगे। अब देखो ये यूनिफाइड मास जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है। बहुत छोटी वैल्यू का मतलब कि एटॉमिक लेवल की वैल्यू, जैसे एक एटम के मास को हम लोग यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक एटम का मास हो गया, 2 एटम्स के मास हो गए, बहुत कम एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिफाइड मास हमारा यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे अगर पूछा जाए कि हीलियम के एक एटम का मास क्या होगा, ठीक। हमसे अगर पूछा गया कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम, सिर्फ एक हीलियम एटम की बात हो रही है, तो उसका मास होता है 4 यूनिफाइड मास, ठीक है। मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना है हमारा, 4 यूनिफाइड मास है। तो अगर हमें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ हमें मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम नंबर ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मास हमारा 52 U है और एक हीलियम एटम का मास होता है 4U, तो सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे 52U अपॉन 4U, हमें एग्जैक्टली 13 एटम्स मिल जाएंगे। ये सीधे हमें एटम्स ही मिलेंगे, ये मोल्स नहीं है, ये सीधे हमें क्या मिलेंगे, हीलियम एटम्स मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिफाइड मास में दिया था और यूनिफाइड मास जो होती है वो एटॉमिक लेवल की यूनिट है, ठीक है। मतलब एटॉमिक लेवल पे क्वांटिटी को हम यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम का मास अगर 4U होता है तो 52U तक पहुंचने के लिए कितने एटम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 52U बाई 4U हमने कर दिया, 13 एटम्स हमको मिल गए, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम और 52U ऑफ हीलियम, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन देखो डिफरेंट तरीके से अलग से फिर से डिस्कस हो जाएंगे, तब तक हम कुछ अपने बेसिक टर्म्स पे आ जाते हैं। इन सब चीजों को तो अच्छे से याद रखना। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब देखो सबसे पहले समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते क्या हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग वेट और वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं, वेट और वेट का रेशियो भी ले लेते हैं, वेट और मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं, मोल्स और वेट का रेशियो ले लेते हैं, मोल्स और मोल्स का रेशियो भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास रेशियो हैं जिनके थ्रू हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं हमेशा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन के हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात की जाए तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। हमने 2 तरह से यहाँ पे टर्म्स को डिफाइन कर दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है या जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिसमें डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक।
तो अब देखो यहाँ पे इसी सॉल्यूशन से रिलेटेड ही कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जाते हैं वो है वेट बाय वेट रेशियो। वेट बाय वेट रेशियो, ठीक है। वेट बाय वेट रेशियो को हम लोग शॉर्ट में W बाय W भी कहते हैं, ठीक, W बाय W, या फिर बाय वेट भी कहते हैं। बाय वेट भी कह सकते हो, बाय मास भी कह सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी टर्म लिखा हो, चाहे वेट बाय वेट रेशियो लिखा हो, चाहे W बाय W लिखा हो, चाहे सिर्फ बाय वेट या बाय मास लिखा हो, तो इन सारे टर्म्स की मीनिंग सेम होती है। अब होती क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे हमारे सामने ऐसे लिखा गया 10% NaOH W बाय W, ठीक है। इस तरह से हमारे सामने एक वर्ड लिख दिया गया 10% NaOH W बाय W। तो इसमें देखो याद रखना, सबसे पहला जो W लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट, और जो दूसरा W लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉल्यूशन को, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, दूसरा W सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट के बाद अक्सर हमको क्या याद आ जाता है, सॉल्वेंट याद आ जाता है, ठीक। तो ये गलती मत करना, पहला टर्म सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टर्म सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 10% NaOH W बाय W हमारे सामने लिखा हुआ है तो इसकी मीनिंग होगी कि सॉल्यूट का भी वेट लेना है, सॉल्यूशन का भी वेट लेना है, ठीक। तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा, तो यही 10 ग्राम, मतलब NaOH का वेट, तो हम लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in, अब क्योंकि परसेंटेज लिखा है तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग 100 लेके चलेंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट की हमारी मीनिंग यही हो जाएगी 10% NaOH W बाय W की, कि 10 ग्राम हमारा NaOH गिवन है जो किसमें डिसॉल्व है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब अगर इस केस में हमसे ये पूछ दिया जाए, ठीक, इस केस में अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि हमारे सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, ठीक, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमसे यही पूछ दिया गया कि हमारे सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, ठीक। तो उसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट दिया गया है, सॉल्यूट का वेट दिया गया है, तो सॉल्वेंट का वेट भी इजीली निकल जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो 10% NaOH W बाय W की मीनिंग ये हो गई। अब दूसरे टर्म पे आते हैं। जो दूसरा टर्म है हमारा, ये रेशियो है वेट बाय वॉल्यूम रेशियो, वेट बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक। अब देखते हैं वेट बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। देखो चीजें चेंज नहीं होंगी, पहली चीज अभी भी सॉल्यूट के लिए रहेगी, दूसरी चीज हमेशा किसके लिए रहेगी, सॉल्यूशन के लिए रहेगी। अब मान लो लिख दिया गया 10% NaOH W बाई V, हमने इसे लिख दिया 10% NaOH W बाई V। तो इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होगी कि 10 ग्राम हमारा NaOH रहेगा, 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in, अब इसका वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए अब क्योंकि परसेंटेज लिखा है तो 100 ही लेंगे, और यूनिट क्या लेंगे हम लोग, ml, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट की मीनिंग हमारी ये होगी कि 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसमें हमसे पूछा गया डायरेक्टली कि सॉल्वेंट का वेट कितना होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और सॉल्यूट का वेट दिया है, तो वेट वॉल्यूम में से वेट तो माइनस हो नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर इसकी डेंसिटी पता होती, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होती तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, मतलब यहाँ पे हमको दोनों सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के लिए क्या लेना रहेगा, वॉल्यूम भी लेना रहेगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो में भी इसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं 10% NaOH वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसकी मीनिंग होगी 10 ml ऑफ NaOH, 10 ml ऑफ NaOH is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution,
ठीक है, 10 ml ऑफ एल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ अगर हमसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, अगर इस केस में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हमने माइनस कर लिया तो 90 ml हमें क्या मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन होती है। तीनों टर्म्स को अच्छे से क्लियर रखना कि वेट बाय वेट रेशियो क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हमारे, ध्यान से देखना उसको भी। अगला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। ठीक, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity of the solution, is called molarity of the solution। ठीक है, तो पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। ठीक, अगर हम फॉर्मूला लिखा जाए तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एम से। और कैपिटल एम क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमने ऐसे डिफाइन किया मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को और एडजस्ट किया जा सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को गिवन वेट अपॉन मोलर मास भी लिखा जा सकता है। मोल्स की जगह हमने गिवन वेट अपॉन मोलर मास लिख दिया, जो पहला फॉर्मूला बताया था, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको ml में गिवन है तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या रखना, W हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर ऊपर 1000 है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस पे रहेगा, तो ml में रहेगा। ठीक है, इसी पे ध्यान रखना, तो अगर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस पे लेंगे हम लोग, ml में लेंगे, और अगर 1000 नहीं है सीधे लीटर में किया तो लीटर वाले ले लेंगे। ठीक है, अब चलो, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की। मोलैरिटी की जो यूनिट होगी तो यही से आइएगा, ऊपर मोल्स है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मोल्स पर लीटर, इसकी जो यूनिट होगी हमारी वो होगी मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब तो कंफ्यूज मत होना कि इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो मोल्स पर ml होता है, ml नहीं होगा। देखो क्यों नहीं ml होगा, क्योंकि ml को हमने 1000 से डिवाइड करके ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब ऑलरेडी ये लीटर में कन्वर्टेड है तो इसकी यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यूनिट हमेशा क्या होगी, मोल्स पर लीटर। ठीक, एक टर्म और समझना, कई बार हमसे पूछता है कि ये जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो मोलैरिटी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से समझना, अगर किसी भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को यूज कर रहे हैं और उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया, ठीक, या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कुछ भी ऐसा टर्म अगर हमें मिलता है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड जरूर करेगा।
देखो रीजन क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा अगर हम लोग गैस पे मिल्क रख दें या फिर वाटर रख दें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वो मिल्क देखोगे ऊपर आता रहता है। ठीक, ऊपर आता रहता है मतलब वॉल्यूम क्या होता है हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और वॉल्यूम देखो फॉर्मूले में कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ये पूरा टर्म क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature molarity decreases, on increasing temperature molarity decreases। ठीक है, इस चीज को हमको याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोलारिटी क्या होती है, तो डिक्रीज करती है। ठीक है, चलो ये भी समझ गए होंगे। अब चलो इसके आगे की जो चीजें होंगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वंदे मातरम।